दूसरा भाग देखेंगे जिसका शीर्षक है मेरी बीमारी श्यामा की है। इससे पहले हमने आगे का थोड़ा पढ़ा है, हम आज पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रस्तुत आत्मकथा के अंदर श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सफर बहुत ही दुखद निरूपण मिलता है। दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता भी यहाँ प्रकट की गई है। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देता है। प्रस्तुत अंश जो है क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट है, इसको देखेंगे। यहां तक देखा था कि लेखक जो है कवि हरिवंश राय बच्चन जो है वो बुखार के समय भी ट्यूशन स्कूल जाते थे और इसीलिए उनका ऐसा मानना था कि मार के पीछे भूत भागे, और उन्होंने किया यह सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे, ऐसा उनका मानना था। अब देखिए आगे क्या होता है। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर जाना ही होता था। दिन भर वो स्कूल में पढ़ाई कराते थे। बुखार का भी वही था, सुबह बिल्कुल नहीं था और शाम होते वो 101 सेल्सियस के ऊपर चला जाता था। हरिवंश राय के अंदर कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कभी कभी धीमी खांसी भी हो जाती थी। कभी कभी वो सोचते थे कि उनको तपेदी हो गया है, यानी फेफड़ों में पानी भर गया है, और वो एलोपैथी का इलाज तो उनके मुद्दे के बाहर था। एलोपैथी यानी कि इसका अर्थ होता है कि अंग्रेजी पद्धति का उपचार करना उनके लिए बहुत ही खर्चे वाला था, वो नहीं कर सकते थे। और क्या उस समय मेरी जिह्वा उनकी जिह्वा के ऊपर सरस्वती बैठी थी कि जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूं, वो कहते बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूं इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसके पीछे वह 6 वर्षों से 3 महीनों से ज्वर से मुक्त नहीं जानी। श्यामा को मेरी बीमारी, उनकी पत्नी जो है उनको लेखक की जो बीमारी है भीतर ही भीतर खाए जा रहा है, यानी कि वो चिंतित थी। श्यामा बोल नहीं पाती थी पर वो अंदर ही अंदर अपने पति के दुख से दुखी थी। अब एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं, यानी कि उनके पास मैं दवाई कराने जाऊं। मैंने टाल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैंने उसको मना किया, समझा मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा हो जाएगा। और आखिर उसने लास्ट विकल्प जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसने कहा मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगा। वो जिद करके बैठ गए। अब आगे क्या होता है देखिए। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। देखो टीबी का हुआ है, ऐसा लग रहा था उनको। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा उन्होंने। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा और उस लेखक को ऐसा लग रहा है कि अब मेरी विदाई का समय आ गया है, क्या इतने दिनों के लिए ही मैं आया था? और इस प्रकार लेखक के मन में शौक, संघर्ष, दुख, संकट कई प्रश्न उठ जाते हैं। वो लिखते हैं स्वागत के ही साथ विदाई की होती दिखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरा जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी?
मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? लेखक बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं शायद मुझे ऐसा लग रहा है उनकी जो पत्नी है श्यामा, उसके भाग्य में वैधव्य यानी वो विधवा होना लिखा। आगे देखते हैं, मरने से मुझे डर नहीं था। कहते मुझे मरने से डर नहीं था, वो मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना, मुझे मरने से डर नहीं था, तो मरने से पहले जो जीना है वो मुझे कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। पूरे आराम के अर्थ हो गए, ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूं, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? और इस प्रकार शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब एक पैसे भी घर बैठने की स्थिति में न होगी। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों से तो आमदनी अनियमित अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को काम नहीं है। यानी वो सोचते हैं अगर मैं ट्यूशन स्कूल छोड़ दूंगा तो घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, और उन्होंने कर्ज भी लिया था, वो भी वो कैसे पूरा करेंगे? तो ये सब प्रश्न हरिवंश राय बच्चन की बीमारी के समय उनके मस्तिष्क के ऊपर आ रहे हैं। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काम वो घबरा गई, बहुत ज्यादा क्या होगा, पर तुरंत संभल भी गई। उसने सोचा कि अगर वो घबरा जाएगी इसका असर हरिवंश राय बच्चन उसके पति के ऊपर भी पड़ेगा, इसलिए वह ऐसा मानने लगे कि कुछ हुआ ही नहीं। पिताजी वो दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया था उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकती। तो वो सोची कि अगर वो घबरा जाएगी तो उसके पति जो है हरिवंश राय बच्चन उसको संभाल नहीं पाएंगे, वो भी दुखी हो जाएगी। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। लेखक के माता पिता बिल्कुल अपाहिज हो गए, अब क्या होगा, एक ही लड़का है, उनको ऐसी बीमारी हो जाएगी, उसके माता पिता टूट ही जाएंगे। यही हुआ। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करें। तो इस प्रकार उनके पिताजी जो है वो उन्हें दिलासा देते हैं, घबराओ नहीं, हम अपना जो मकान है, जो घर है, वो बेचकर भी हम तुम्हारी दवाइयाँ कराएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं इस प्रकार यहाँ पे लेखक के बीमारी के समय उनके परिवार वाले किस प्रकार का वो आश्वासन दे रहे हैं, यह देखा हमने। इसके आगे हम देखते हैं, तो मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाइयां मंगा ली और 4 पाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई और श्यामा ने जो कहा था उस प्रकार वो छुट्टी भी ली और 4 पाई पर आराम करने लगे। इस स्तर पर डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय कहा था, अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता थी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। उन्हें जो रुपये लिए से लोगों से, उनको चिंता ज्यादा थी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी चाहिए, यानी कि वो कर्ज का जो बोझ है उनसे वो चिंतित है। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरे साथ जुड़ी है, इसका जाना मेरे मरने से पहले ही हो, यानी वो अपनी साख जो है, अपनी इज्जत जो है और कर्ज को पूरा किए बिना वो इस दुनिया से भी जाना नहीं चाहते और अपनी इमेज जो है वो भी बिगाड़ना नहीं चाहते। श्यामा के लिए में पारदर्शी दर्पण था, श्यामा को सब कुछ पता था। उसने पूछा किसी बात से चिंतित हो? उसकी पत्नी श्यामा है, बहुत ही उसके पति के बारे में जानती है, उसको पता है सब कुछ, ये चिंतित
है, दुखी क्यों है? तो उसने प्रश्न किया कि तुम चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो क्या दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? आप चिंता ही करते रहेंगे तो दवाई का कुछ लाभ नहीं होगा, चिंता को छोड़ दो। मैंने कहा टेक सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है और 100 अन्य मित्रों से मैंने जो कर्जा लिया था उसका मुझे चिंता है। उसने जो उत्तर दिया मैं चौंक पड़ा, आश्चर्यचकित हो गए। सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगे जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। तो उनकी पत्नी जो है ऐसा जब बोलते का आपके मरने के बाद उतार दूंगी, तो लेखक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा हो, मुझे चिंता मुक्त करने को वह क्या नहीं कर सकती थी। तो देखिए यहाँ पे कि जो पत्नी है उनको चिंता मुक्त करने के लिए क्या कहती है कि आप चिंता छोड़ दो, मैं कर्ज तो मैं भी लौटा दूंगी आपके मरने के बाद। तो यहाँ पे हम रखते हैं विद्यार्थी मित्रों, हम इसके बाद पार्ट 3 जो है इसका देखेंगे। जय स्वामीनारायण। आपको मैंने जो समझाया वो आप समझोगे, उसके बाद आपका इसका रीडिंग लिखने का है। जय स्वामीनारायण।